कहानी की शुरुआत सन 1917 से होती है और ये वो समय था जब पहला विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। युद्ध के मैदान में जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं, जिसमें हर रोज हजारों जवान मारे जा रहे हैं। इन सैनिकों के खून से मैदान की जमीन खून, कीचड़ और लाशों से भर चुकी है। तभी हाइनरिक नाम के एक जर्मन सैनिक को दिखाया जाता है जो इस जंग का हिस्सा है, पर वह बेहद डरा हुआ है और तभी एक सैनिक उससे मदद मांगता है, लेकिन उसी समय गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है और हाइनरिक भी इस जंग में मारा जाता है। फिर जब युद्ध विराम होता है तो युद्ध में मारे गए सिपाहियों को दफनाने से पहले उनकी वर्दी और जूतों को उतार लिया जाता है, जिसके बाद यूनिफॉर्म को उस फैक्ट्री में लाया जाता है जहां वर्दी में लगे खून को साफ करके उन्हें सिलते हैं और वही वर्दी किसी नए जवान के लिए तैयार कर दी जाती है। अब कहानी हमें जर्मनी के एक छोटे से शहर में ले जाती है, जहां हम स्कूल के हॉल में एक टीचर को देशभक्ति का भाषण देते हुए सुनते हैं। वह अपनी जोशीली बातों से स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ा रहा था और उन्हें जंग में जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। तभी हम हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट पॉल को देखते हैं, जिसके 3 दोस्त क्रॉप, म्यूलर और ल्यूडविग फौज में भर्ती होने जा रहे हैं और पॉल का भी सपना है कि वह आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए जंग लड़े, पर उसके पेरेंट्स इसकी इजाजत नहीं देते, जिसके बाद वह खुद ही डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके सेना में भर्ती हो जाता है। सेना में भर्ती हुए सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इन्हें लगता है कि जंग पर जाना किसी पिकनिक पर जाने जैसा है, जहां ये दुश्मन को मारकर देश के हीरो बन सकते हैं। फिर जब इन्हें सेना की यूनिफॉर्म दी जाती है तो पॉल देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर किसी हाइनरिक नाम के सैनिक का नाम है। जब ये बात वह ऑफिसर को बताता है तो वह ऑफिसर उसे सच ना बताते हुए ये कहकर बात को टाल देता है कि ऐसा होना एक आम बात है और शायद ये यूनिफॉर्म किसी को फिट नहीं आई होगी, जिसके बाद वह उस नाम को हटाकर अपने पैरों के नीचे फेंक देता है, जहां इसी तरह के कई और नेम टैग्स पड़े हुए थे। अब भर्ती किए गए सभी नए सैनिकों को वेस्टर्न फ्रंट पर भेजा जाता है, जहां फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। फिर जर्मन आर्मी के वेस्टर्न फ्रंट से लगभग 25 किलोमीटर पीछे जर्मनी का इमरजेंसी शेल्टर बना हुआ था और यहाँ से आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना होता है। अब लेफ्टिनेंट अपनी कंपनी को लेकर फ्रंट की तरफ आगे बढ़ता है, तभी अचानक फ्रांस के प्लेन्स इन पर हमला करते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि कभी कभी इन बॉम्ब्स में जहरीली गैस भी होती है, इसीलिए सभी सैनिकों को अपने अपने मास्क पहन लेने चाहिए। लेकिन पॉल अपना मास्क पहनने से पहले अपने दोस्त की मदद करता है और ये बात लेफ्टिनेंट को पसंद नहीं आती। वह कहता है कि दूसरे की मदद करने से पहले तुम्हें खुद की मदद करनी होगी, वरना तुम जंग में एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। दरअसल ये एक तरह की ड्रिल थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट पॉल और ल्यूडविग को आज रात गार्ड ड्यूटी तक मास्क पहनने की सजा देता है। अब 25 किलोमीटर पैदल चलकर सभी सैनिक फ्रंट पर पहुंचते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेंच के अंदर पानी भर जाता है और हर तरफ कीचड़ जमा हो जाती है। तभी यहाँ का ऑफिसर ट्रेंच से पानी बाहर निकालने के ऑर्डर्स देता है और सभी सैनिक अपने अपने हेलमेट में पानी भरकर बाहर फेंकने लगते हैं, लेकिन ठंड की वजह से इनके हाथ जमने लगते हैं और तभी पॉल कहता है कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। तभी उनकी मुलाकात कैंट जिसकी नाम के एक सैनिक से होती है, जिसे सब कैट कहकर बुलाते हैं। वह पॉल से कहता है कि अपने हाथ पैंट के अंदर रख लो, मैं भी अपने हाथ गर्म करने के लिए यही तरीका अपनाता हूँ। साथ ही वह यह भी बताता है कि हमला आज रात ही होगा। फिर जब रात को पॉल और क्रॉप ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उन्हें किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई फ्रेंच सैनिक होगा, इसीलिए पॉल गोली चलाता है, पर तभी सामने से भी गोली चलती है जो उसके हेलमेट में आकर लगती है और पॉल की जान जाते जाते बचती है। फिर अचानक हवाई हमला होता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर जल्दी से सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर छिप जाते हैं। तभी कैट बताता है कि अब हमला होगा। हर कुछ मिनट के बाद यहाँ बमबारी की जाती है और उसके ठीक बाद फ्रेंच सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस भयावह मंजर को देखकर ल्यूडविग बुरी तरह डर जाता है। वह कहता है कि मैं ये जंग नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे घर जाना है। लेकिन उसी समय बंकर पर एक जोरदार हमला होता है, जिसमें कई सिपाही मारे जाते हैं, जबकि कुछ सिपाही बंकर के नीचे ही दबे रह गए थे। फिर अगली सुबह जब पॉल को होश आता है तो देखता है कि वह बंकर के नीचे दबा हुआ है और कुछ सिपाही उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आती, पर पिछली रात के इस हमले में बहुत से जर्मन सिपाही मारे जाते हैं, जिन्हें बाकी सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। पॉल भी इस हमले के बाद सदमे में था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी एक ऑफिसर उसके पास आता है और मरे हुए सैनिकों के डॉग टैग्स कलेक्ट करने के ऑर्डर्स देता है,
जिसके बाद पॉल बिना कोई सवाल किए काम पर लग जाता है। अब जब पॉल बिल्ले कलेक्ट कर रहा था तभी उसे ल्यूडविग का टूटा हुआ चश्मा मिलता है और वह देखता है कि आगे ल्यूडविग की बॉडी पड़ी है जो पिछली रात हुए हमले में मारा जा चुका है। पॉल अपने दोस्त को खोने के बाद बुरी तरह टूट जाता है और ये सोचकर रोने लगता है कि इस जंग में शामिल होकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर 18 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और कुछ ऑफिसर्स ऑफिस में बैठे मरे हुए सैनिकों की गिनती कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर जनरल के ऑफिस जाता है और बताता है कि पिछले हफ्ते हमारे 40,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन जनरल अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उधर ऑक्यूपाइड फ्रांस के अंदर पॉल और कैट को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में निकले हुए हैं और ये दोनों चोरी छिपे एक किसान के घर के अंदर घुसते हैं, जिसके बाद कैट एक बतख चुराकर भागता है और वह बूढ़ा किसान पीछे से इन पर गोली चलाता है, लेकिन ये दोनों बचकर भागने में कामयाब रहते हैं और बेस कैंप पहुंचकर दावत उड़ाते हैं क्योंकि इनमें से किसी ने भी लंबे समय से अच्छा खाना नहीं खाया था। उसी समय वहां से कुछ फ्रांसीसी लड़कियां गुजरती हैं जो खेतों से काम करके अपने घर लौट रही थीं, जिन्हें देखकर क्रॉप और म्यूलर आकर्षित होने लगते हैं और म्यूलर उन लड़कियों के साथ चला जाता है। तभी बेस कैंप पर एक कार आकर रुकती है जिसमें सैनिकों के परिवार से आए हुए खत होते हैं, लेकिन कैट को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वह अपना खत पॉल से पढ़वाता है जो उसे उसकी पत्नी ने भेजा था। तभी पॉल को पता चलता है कि कई साल पहले कैट के बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इस जंग के खत्म होते ही वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी के पास लौटना चाहता है। फिर रात के समय म्यूलर वापस बेस कैंप लौटता है जो उन लड़कियों के साथ गांव चला गया था। वह पॉल को उस लड़की का रूमाल सूंघने के लिए देता है और बताता है कि उसका नाम एलोई है। फिर अगली सुबह ये सब कुछ नए सिपाहियों की खोज में निकलते हैं जिन्हें बेस कैंप से युद्ध के मैदान में भेजा गया था, लेकिन वे सभी कल से गायब थे और उनका कोई पता नहीं था। ये लोग उन्हें ढूंढते हुए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां कैट को एक खाली गैस कैन मिलती है और वह समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ डरावना हुआ है। फिर ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और तभी पॉल एक कमरे में एंटर होता है जिसके अंदर 60 जर्मन सैनिक मरे पड़े थे। इन सभी की मौत जहरीली गैस से हुई थी क्योंकि इन्होंने अपने गैस मास्क जल्दी उतार लिए थे। वहीं जर्मन आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है जिसे खुफिया जानकारी मिलती है कि फ्रांसीसी दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी सभी डिवीजन्स को जंग के लिए रवाना कर दिया है। जनरल कहता है कि मैंने युद्ध विराम के प्रस्ताव के लिए कुछ प्रतिनिधि भेजे हैं, अगर उन्होंने हमारी शर्तें मान ली तो ये युद्ध टल सकता है। फ्रांसीसी हम पर दबाव इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। जिसके बाद सभी सैनिकों को लड़ने के लिए दोबारा से फ्रंट पर भेज दिया जाता है और वे लोग फिर से युद्ध के मैदान में जाकर तैनात हो जाते हैं। वहीं कुछ जर्मन ऑफिसर्स युद्ध विराम के लिए फ्रांस पहुंचते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि जब तक हम बातचीत कर रहे हैं तब तक हो रही गोलाबारी को रोक दिया जाए। लेकिन फ्रांसीसी ऑफिसर कहता है कि जब तक तुम हमारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इन डॉक्यूमेंट्स पर बिना किसी समझौते के साइन करने के लिए तुम्हारे पास 72 घंटे हैं और तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। उधर फ्रंट पर जर्मन सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया जाता है। जब ये लोग फ्रांसीसियों की तरफ बढ़ते हैं तो गोलाबारी में बहुत से जर्मन सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन बचे हुए सैनिक उन पर हमला करके मारकाट शुरू कर देते हैं। इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिक नहीं होते, इसीलिए जर्मन से फ्रांसीसियों को मारकर इस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। फिर कैट, पॉल और एक तीसरा सैनिक खाने पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। अब ये लोग खा ही रहे थे कि तभी जमीन कंपायमान होने लगती है और चूहे अपने बिलों से निकलकर बाहर भागने लगते हैं। दरअसल ये शोर फ्रांसीसी टैंक्स का था जो इसी तरफ हमला करने आ रहे थे। जब जर्मन्स उन्हें आते हुए देखते हैं तो गोलाबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन टैंक्स पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। पर जब टैंक्स हमला करना शुरू करते हैं तो हर तरफ भगदड़ मच जाती है और बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर वापस भागते हैं और जो नहीं भाग पाते टैंक्स उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देते हैं। लेकिन युद्ध का असली चेहरा तब सामने आता है जब फ्रांसीसी सैनिक जर्मन सैनिकों को जिंदा जलाने लगते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जर्मन्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर अचानक एक बम पॉल के नजदीक आकर फटता है और उसकी जान जाते जाते बचती है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसने इस जंग में अपने सारे दोस्तों को खो दिया। अब जब वह भाग रहा होता है तभी अचानक ऊपर से बॉम्बर प्लेन्स हमला करते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद जाता है
अब पीछे फ्रांसीसी सैनिक थे और ऊपर प्लेन्स मंडरा रहे थे, इसीलिए पॉल भाग नहीं सकता और वह मरने का नाटक करके गड्ढे के अंदर ही पड़ा रहता है। लेकिन तभी एक सिपाही उसे देख लेता है और वह जैसे ही हमला करने के लिए पॉल की तरफ बढ़ता है तो पॉल उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन उसकी आवाज कहीं दूसरे सैनिक ना सुन ले, इसीलिए वह उसके मुंह के अंदर मिट्टी भर देता है। फिर वह एक लकड़ी के ऊपर अपना हेलमेट टांग कर चेक करता है कि कोई स्नाइपर तो नहीं है, लेकिन तभी गोली चलती है और हेलमेट दूर जा गिरता है। अब जब ये फ्रांसीसी सिपाही तड़प रहा था तो पॉल उसे देखकर डर जाता है और रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे बाहर निकले। फिर वह उस घायल सैनिक के पास जाता है जो अभी भी तड़प रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन जंग इसी का नाम है। फिर पॉल उसके जख्म पर पट्टी लगाता है और कपड़े को गीला करके उसके मुंह में पानी डालता है, लेकिन ये सैनिक ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। फिर वह इस सैनिक की जेब से उसकी डायरी निकालता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की तस्वीर होती है, और ये देखकर पॉल को बहुत दुख होता है। वह रोते हुए उस मरे हुए सैनिक के सीने से लगकर माफी मांगता है। फिर जब अंधेरा हो जाता है तो पॉल वापस बेस कैंप की तरफ लौटता है। वह देखता है कि सभी बचे हुए सैनिक जश्न मना रहे हैं। तभी एक सैनिक पॉल को बताता है कि हमारी सरकार ने फ्रांसीसियों की शर्तें मान ली हैं। अब जल्द ही जंग खत्म हो जाएगी और हम लोग अपने अपने घर वापस जाने वाले हैं। तभी पॉल अपने साथी जैडन से मिलता है जो गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वह उसे बताता है कि जल्द ही हम लोग घर जाने वाले हैं, लेकिन जैडन इस बात से निराश होता है कि उसके जख्मी पैर को काट दिया जाएगा और वह एक अपाहिज बनकर नहीं जीना चाहता। फिर वह पॉल को उसके दोस्त म्यूलर का रूमाल देता है और ये वही रूमाल था जिसे म्यूलर उस फ्रांसीसी लड़की से लाया था। जैडन बताता है कि इस जंग में म्यूलर की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से पॉल और दुखी हो जाता है और वह उस रूमाल को अपने गले में बांध लेता है। तभी उसे कैट की आवाज सुनाई देती है जो खाने के लिए दूसरे सिपाही से लड़ रहा था, और वह जैसे ही पॉल को जिंदा देखता है तो उसे गले से लगा लेता है। पॉल उसे बताता है कि जैडन को गोली लगी है और वह जख्मी है, जिसके बाद ये दोनों खाना लेकर उसके पास जाते हैं। लेकिन अब जैडन की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था और उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। अब जब पॉल और कैट खाने में व्यस्त थे तो वह चम्मच से अपनी गर्दन पर हमला करके खुद की जान लेने की कोशिश करता है। जब तक कि पॉल और कैट उसे रोक पाते तब तक देर हो चुकी थी। दरअसल जख्मी होने के बाद जैडन की हिम्मत टूट चुकी थी और वह एक अपाहिज बनकर जीना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। ये देखकर पॉल बहुत निराश हो जाता है और 2 साल की इस जंग में उसने लगभग अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। उधर युद्ध विराम के लिए गए जर्मन ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो फ्रांस की सभी शर्तें मानकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं, लेकिन युद्ध विराम दस्तखत किए जाने के 6 घंटे बाद शुरू किया जाएगा, यानी कि 11वें महीने के 11वें दिन सुबह 11 बजे, जिसके बाद अगली सुबह रेडियो पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। और ये खबर सुनकर फ्रंट पर खुशी का माहौल होता है क्योंकि सभी सैनिक अब सुरक्षित अपने घर जा पाएंगे। तभी कैट पॉल से कहता है कि मुझे भूख लगी है, इससे पहले कि बाकी सोल्जर्स जाग जाएं, हमें चलना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर उस किसान के घर में चोरी करने जाते हैं। पॉल पूछता है कि अब युद्ध खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे। कैट कहता है कि मैं घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और पूरी जिंदगी शांति से जीऊंगा। पॉल कहता है कि हम दोनों साथ में कोई बिजनेस शुरू करेंगे। कैट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक मोची हूँ जो लोगों के जूते सिलता हूँ, जबकि तुम पढ़ना जानते हो, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाओगे। अब ये दोनों किसान के घर के पास पहुंचते हैं और इस बार चोरी करने के लिए पॉल अंदर जाता है। अब जब वह बतखों के अंडे चुरा रहा था कि तभी किसान का लड़का उसे देख लेता है और शोर मचाकर अपने पिता को अलर्ट कर देता है। जिसके बाद पॉल किसी तरह भागकर घर से बाहर निकलता है और इस बार भी ये दोनों किसान की गोलियां खाने से बाल बाल बचते हैं। लेकिन पॉल अंडे चुराने में कामयाब रहा और ये दोनों उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। तभी कैट हल्का होने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है और तभी उसे किसी के होने की आहट महसूस होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो ये किसान का वही लड़का था जिसके घर से ये दोनों अंडे चुराकर भागे थे, और ये लड़का कैट पर गोली चलाकर भाग जाता है। जब पॉल गोली चलने की आवाज सुनता है तो वह दौड़कर कैट के पास जाता है और देखता है कि उसके पेट से खून निकल रहा है। जिसके बाद पॉल कैट को लेकर बेस कैंप की तरफ आगे बढ़ता है
और तभी पीछे से एक जर्मन ट्रक आता है जिसे रुकवाने के लिए पॉल कोशिश करता है। वह उनसे मदद मांगता है, लेकिन ये लोग नशे में मदहोश होते हैं और ट्रक नहीं रोकते। फिर पॉल कैट को अपने कंधों पर उठाकर पैदल ही आगे बढ़ता है और किसी तरह उसे बेस कैंप तक ले आता है। जब डॉक्टर चेक करता है तो देखता है कि कैट के पेट से काला खून निकल रहा है। वह कहता है कि तुमने बेकार में ही इतनी मेहनत करी। लीवर में गोली लगने से पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है और घर जाने से ठीक पहले कैट की मृत्यु हो जाती है। इस तरह एक एक करके पॉल अपने सभी दोस्तों को खो देता है और अब वह इतना टूट चुका था कि उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। उधर फ्रंट पर जब सभी सैनिक युद्ध विराम की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहीं जर्मन आर्मी का जनरल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे सरेंडर करने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वह सभी बचे हुए सैनिकों को वापस बुलाता है और कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है और जल्द ही तुम सब अपने अपने घर लौट जाओगे, लेकिन लोग तुम्हारा स्वागत जंग जीतने वाले सैनिक की तरह नहीं करेंगे बल्कि बुज़दिलों की तरह करेंगे। इसीलिए हम अपने दुश्मन पर तब वार करेंगे जब उसे इसकी उम्मीद भी नहीं होगी। हम ठीक 11 बजने से पहले लेटियर पर हमला करेंगे और जंग को जीत कर खत्म करेंगे। लेकिन कोई भी सैनिक दोबारा से जंग के मैदान में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उनमें से कुछ सिपाहियों को सबके सामने गोली मार दी जाती है, जिसके बाद सभी सैनिक लेटियर की तरफ मार्च करते हैं और जब 11 बजने में केवल 15 मिनट ही बचे थे तभी जर्मन्स फ्रेंच सेना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर फ्रेंच सैनिकों को दिखाया जाता है जो युद्ध विराम के जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन उनके कैप्टन को हमला होने से पहले पता चल जाता है और वह अपने सैनिकों को सावधान करता है। लेकिन तब तक जर्मन फौज बेहद नजदीक आ गई थी और देखते ही देखते मारकाट शुरू हो जाती है। इस जंग में पॉल भी शामिल था जो बदले की आग में जल रहा था और वह अपने मरे हुए दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वह बेरहम बनकर सैनिकों पर टूट पड़ता है और उन्हें मारने लगता है। तभी एक जर्मन बच्चे को दिखाया जाता है जो शायद पॉल की तरह ही देश के लिए लड़ने आया था, लेकिन अब वह मरने वाला था। लेकिन तभी पॉल उसे बचा लेता है, जिसके बाद फ्रेंच सैनिक और पॉल के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है। फिर जब ठीक 11 बजे जैसे ही सीज फायर होने वाला था, उसी समय एक दूसरा सैनिक पॉल की पीठ में चाकू घुसा देता है और पॉल दर्द से कराहते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वह किसी तरह बंकर से बाहर आता है और देखता है कि युद्ध समाप्त हो चुका है और कोई भी सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था। तभी एक जर्मन ऑफिसर उस बच्चे के पास आता है जिसे पॉल ने बचाया था और वह उसे एक बैग देकर मरे हुए सैनिकों के डॉग टैग्स कलेक्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये बच्चा पॉल के पास जाता है और देखता है कि वह भी इस युद्ध में मारा जा चुका है, लेकिन उसके हाथ में एक रूमाल है जिसे वह पॉल से लेकर अपने गले में पहन लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फिर कहानी के अंत में बताया जाता है कि वेस्टर्न फ्रंट की इस जंग में लगभग 30 लाख सिपाही मारे गए थे और ये लड़ाई बस कुछ मीटर जमीन के लिए करी गई थी, जबकि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 1,70,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑल क्विट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।